गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में मुगल कालीन प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर मुगल कालीन प्रशासन की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कि मुगलों का जो मूल बैकग्राउंड था वो विदेशी था और शासन प्रशासन उन्होंने भारतीय परिस्थितियों में किया। अतः अगर उनके हम प्रशासन के नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो वह अरबी फारसी परंपराओं पर आधारित लेकिन भारतीय परिस्थितियों में लागू एक निरंकुश, केंद्रीकृत लेकिन जन कल्याण पर आधारित वंशानुगत राजतंत्र था। इसको साथियों हम यूं भी समझ सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड चूंकि विदेशी था, मध्य एशिया था, इस्लाम के फॉलोवर होने के कारण उन पर अरबी फारसी परंपराओं का प्रभाव था। चूंकि अरबी फारसी परंपराएं इस्लामिक परंपराओं के बहुत नज़दीक थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रशासन को जस्टिफिकेशन देने के लिए उस प्रकृति को भारतीय परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया। अगर हम मुगल कालीन प्रशासन के वास्तविक जनक की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो वह बादशाह अकबर थे। क्योंकि उसके पूर्व के जो शासक हम बाबर और हुमायूं को देखते हैं, उनका शासन प्रशासन एक बहुत ही डिस्टर्ब और बहुत ही संघर्ष की परिस्थितियों में गुजरने के कारण उन्होंने सही मायने में मुगल प्रशासन को लागू नहीं किया। मुगल कालीन प्रशासन में जो केंद्र में सर्वोच्च पद होता था साथियों, वह बादशाह यानी पादशाह का होता था। और पादशाह शब्द जो था वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द था। इससे पहले अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो वहाँ सर्वोच्च पद सुल्तान का होता था। सुल्तान और पादशाह में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि सुल्तान इस्लामिक परंपरा के अनुसार खलीफा से मान्यता लेने के विश्वासी थे, अर्थात वो खलीफा के पद को स्वीकारते थे। वहीं मुगल कालीन बादशाहों की परंपरा में खलीफा के पद को स्वीकृत नहीं किया गया, यानी खलीफा का पद बादशाहत की परंपरा में समाप्त घोषित किया। साथियों, यदि हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सल्तनत के सापेक्ष कहीं अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इस समय आरंभ में बादशाह की सहायता हेतु वकील पद, जिसे हम प्रधानमंत्री की भांति मान सकते हैं, का उल्लेख मिलता है। और ये जो उल्लेख है ये विशेष से हमें बाबर और हुमायूं के समय स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वहाँ शासक के बाद समस्त शक्तियाँ वकील के हाथों में होती थी। और मुगल कालीन प्रथम वकील ख्वाजा निजामुद्दीन थे साथियों, बाबर कालीन। चूंकि बादशाह अकबर को ये समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने बैराम खां को देखा, फिर अपनी धाय माँ महाम अनगा को देखा, मुनीम खां को देखा और सबको देखा, तो उनको ये लगा कि बादशाह के बाद इतनी शक्तियों वाला द्वितीय पद इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। तो फिर साथियों 1565 में उन्होंने वकील पद के अधिकारों को कमजोर करने हेतु, अर्थात शासन के 8वें वर्ष में उनकी शक्तियों को, अर्थात वकील की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित कर दिया या विभाजित किया। अब वकील पद की शक्तियों को जो 4
भाग किए गए या 4 अधिकारी उससे निष्पन्न हुए, उनमें एक पद है साथियों वजीर अर्थात दीवान। यह भी अब प्रधानमंत्री की भांति था। दूसरा पद साथियों मीर बख्शी, जिसे सैन्य मंत्री बोलते थे, का था। तीसरा साथियों मीर सामा या खान सामा। साथियों बादशाह वे उनके दरबार की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित होता था, ये मीर सामा या खाने सामा। चौथा जो विभाग साथियों इन्होंने बनाया वो है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का मुखिया था। और साथियों सद्र उस सुदूर की विशेषता ये थी कि यही व्यक्ति सामान्यतः काजी उल कुजात अर्थात न्याय विभाग का मुखिया भी होता था। तो हमने देखा कि वकील पद की शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया। एक वजीर अथवा दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा मीर सामा या खाने सामा और चौथा सदर सुदूर, जिसे ही न्याय विभाग के मुखिया के रूप में काजी उल कुजात भी कहा गया। साथियों इस क्रम में फिर अगला जो केंद्रीय अधिकारी होता था वो मुशरिफ ए मुमालिक यानी महालेखाकार, जिसे हम अंग्रेजी में अकाउंटेंट जनरल बोलेंगे साथियों। फिर अगला जो केंद्र का महत्वपूर्ण अधिकारी था वो है साथियों मुस्तौफी ए मुमालिक, महालेखा परीक्षक, जिसे ऑडिटर जनरल भी एजी भी कहते थे साथियों। और ये खास बात थी कि उक्त दोनों पद वजीर के सहायक के रूप में साथियों हमें मिलते हैं। तो केंद्र में बहुत ही साउंड, बहुत ही एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना अकबर करते हैं। और अकबर ने साथियों अपने शासन के लगभग 19वें वर्ष में अर्थात 1575 में फिर मनसबदारी व्यवस्था भी शासन प्रशासन को और व्यवहारिक और स्ट्रोंग सुदृढ़ करने हेतु गठित करते हैं या उनका आरंभ करते हैं साथियों। यदि आप प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतों को साथियों इस समय सूबा नाम से जाना जाता था। और यदि प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इसके भी वास्तविक जनक बादशाह अकबर ही थे। 1580 में बादशाह अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य का 12 सूबों 12 प्रांतों में विभाजन किया, जिसमें राजपूताना हेतु अजमेर सूबा गठित करने का उल्लेख है। साथियों प्रांत का मुखिया इस समय सूबेदार कहलाता था। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर साथियों अकबर द्वारा प्रांतों में एक दूसरे के नियंत्रण से मुक्त लेकिन केंद्र के प्रति पूर्णतः जवाबदेह 2 सूबेदारों के पदों की शुरुआत की। अर्थात साथियों प्रांतों में उन्होंने बैलेंस एंड कंट्रोल के लिए 2 प्रांतपतियों का गठन किया, जो यद्यपि एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं थे लेकिन वह रेल की पटरियों की भांति सीधे केंद्रीय नियंत्रण में होते थे। इससे अकबर को कहीं अधिक सुविधाजनक रूप से, कहीं अधिक व्यवहारिक रूप से प्रांतों पर नियंत्रण करने की सलाहियत जिसको बोलते हैं, सुविधा जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त हो गई थी। साथियों यदि प्रांतों का शेष प्रशासन हम देखें तो वो केंद्र की भांति ही होता था। जैसे वर्तमान में केंद्रीय शासन अगर भारत का हम देखें तो प्रधानमंत्री और उनका पूरा एक मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद जिसको हम बोलते हैं वो, और वैसे ही स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें मुख्यमंत्री और उसके सहयोगियों के रूप में पूरा मंत्री परिषद। इसी रूप में साथियों केंद्रीय प्रशासन और मुगल प्रशासन का गठन लगभग एक नेचर से किया गया।
केंद्र से नीचे की सर्वोच्च इकाई जो होती थी साथियों, वो सरकार कहलाती थी, जिसका मुखिया फौजदार होता था। कानून एवं व्यवस्था के संचालक के रूप में हमें सरकार में फौजदार के पद का उल्लेख मिलता है। यदि इसका हम शेरशाह के काल से तुलना करें तो शेरशाह सूरी के काल में इसे शिकदार ए शिकदारान पद के नाम से भी जाना जाता था। साथियों, सरकार में फौजदार के सहयोगी के रूप में हमें अमलगुजार, जिसे ऐसा मानते हैं कि जिले अर्थात सरकार में राजस्व वसूली का ये मुखिया होता था। साथियों, शेरशाह सूरी के काल में इस पद हेतु अर्थात अमलगुजार पद हेतु मुंसिफ ए मुंसिफान शब्द का उल्लेख मिलता है। साथियों, सरकार में फौजदार के द्वितीय सहायक के रूप में हमें खजानदार अर्थात सरकार के खजांची तथा एक अन्य सहायक बितक्ची का उल्लेख मिलता है, जो भूमि एवं लगान से संबंधित रिकॉर्ड्स अर्थात कागजातों की देखभाल करने वाला लिपिक की भांति था। तो साथियों, हमने देखा केंद्र के बाद सूबा, सूबे के बाद सरकार और सरकार के बाद जो तृतीय इकाई थी साथियों शासन प्रशासन की, वो था परगना। ये आधुनिक उपखंडों अर्थात तहसील की भांति होता था और ये सरकार से नीचे की इकाई थी। साथियों, इसे ही अकबर के काल में करोड़ी क्षेत्र अथवा महाला शब्द भी इसके लिए हमें मिलता है या यूज करते हैं। साथियों, अगर परगना अर्थात उपखंड या तहसील के मुखिया की बात करें तो वो शिकदार होता था। तो शिकदार का जो कार्य था परगने में, वह कानून एवं व्यवस्था क्या देखभाल से संबंधित था। परगने में शिकदार के सहायक के रूप में हमें आमिल अथवा करोड़ी नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो परगने में राजस्व वसूली के मुखिया या उनसे संबंधित होते थे। साथियों, बादशाह अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को और अधिक व्यवहारिक बनाने या उनमें राजस्व वसूली को और अधिक साइंटिफिक करने के लिए करोड़ी पद का गठन कर 1-1 करोड़, जिसको हम लोग उस समय तांबे की मुद्राओं में जिसकी वसूली होती थी, उस साइज मान लीजिए या उस राजस्व वसूली की आप क्षमता मान लीजिए, उसमें उन्होंने इसको बांटा था। साथियों, और यदि हम इसे और अधिक व्यवहारिक करने की कोशिश करें तो बादशाह अकबर अधिक रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो राजस्व वसूली को भी अधिक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन साथ में वो किसानों और उनसे संबंधित हितों का भी और अधिक कल्याणकारी अर्थ में विकास करना चाहते थे। साथियों, तो परगने का मुखिया इस समय शिकदार होता था। शिकदार के सहयोगी के रूप में आमिल अथवा करोड़ी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता था साथियों परगने में, फौजदार का होता था। ये परगने का खजांची था। तो हमने देखा कि सरकार का खजांची खजानदार और परगने का खजांची फौजदार होता था। साथियों, जैसे हमने देखा सरकार का लिपिक बितिक्ची, वहीं परगने का अगर हम लिपिक की बात करें तो कारकुन होता था। इस रूप में परगने से संबंधित भूमि और उनके कागजातों की देखभाल करने वाला लिपिक कारकुन कहलाता था। साथियों, फिर हम अगला पद परगने में देखते हैं कानूनगो का। ये परगने के पटवारियों का मुखिया होता था। साथियों, मुगल काल में शासन की अंतिम इकाई मौजा अर्थात ग्राम कहलाता था। और हमने संपूर्ण भारतीय इतिहास में देखा कि शासन प्रशासन की अंतिम इकाई ग्राम ही होता था।
साथियों, मौजा से संबंधित भू राजस्व की देखभाल करने वाला अधिकारी पटवारी कहलाता था। मुगल काल में ग्राम के मुखिया हेतु जो शब्द हमें मिलते हैं, उनमें एक शब्द मिलता है चौधरी, दूसरा हमें मिलता है पटेल, कहीं तीसरा हमें मिलता है मुकद्दम। तो ये भी साथियों पटवारी और उससे संबंधित जो सहयोगी प्रशासन था, उनमें हमें पटेल, चौधरी, मुकद्दम ये शब्द भी मिलते हैं। साथियों, मुगल काल में अन्य इस्लामिक शासनों की भांति शाही राजकोष हेतु बैतुल माल शब्द का उल्लेख मिलता है। साथियों, हमें मुगल काल में एक अन्य अधिकारी का जिसका महत्व हमें औरंगजेब के काल में विशेषतः ज्यादा प्राप्त होता है, वो मुहत्सिब का मिलता है। मुहत्सिब धर्म, नैतिकता एवं सदाचार की शिक्षा देने वाला अधिकारी था। अगर हम टोटलिटी में बात करें साथियों, तो मुगल कालीन प्रशासन पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों में लागू प्रशासन था, जिसमें भारतीय मूल के लोगों को भी शासन प्रशासन में शामिल करने का उल्लेख मिलता है। यद्यपि उनके केंद्रीकरण का जो नेचर था साथियों, वो कम ज़्यादा हमें बदलता दिखता है। और अगर पूर्णतः निरंकुश केंद्रीकृत शासन की बात करें, तो औरंगजेब के काल में हमें ये उदाहरण ज़्यादा स्पष्ट मिलता है। और संभवतः औरंगजेब की अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति ने अंततः मुगल शासन प्रशासन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। तो साथियों, आज हमने मुगल शासन प्रशासन के बारे में चर्चा की, और आप इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित पुस्तकों से इनका अध्ययन करेंगे। और साथियों, इसी के साथ हम आज की क्लास से विदा लेते हैं। अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।